स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारत की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। भारत की खोज से संबंधित अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर और व्याख्या हमने अपने YouTube चैनल के वीडियोज़ में पहले ही अपलोड की हैं। आप उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। उपनिषदों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए ज़रूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। उपनिषद जो कि वेदों के बाद लिखे गए हैं, उनमें यह बताया गया है कि यदि इंसान को आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो उसके लिए मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए और उसका शरीर और मन दोनों अनुशासन में होना चाहिए। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। उपनिषदों में कहा गया है, यदि हमें ज्ञान का अर्जन करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है या किसी भी तरह की उपलब्धि, कोई भी अचीवमेंट हमें जीवन में प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें संयम से रहना चाहिए। आत्मपीड़न यानी परेशानियों को भी सहना चाहिए और आत्मत्याग, उसके लिए त्याग भी करना चाहिए। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उसके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए जितने भी जन आंदोलन किए, उनके पीछे उपनिषदों का ही चिंतन है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। यहाँ भारतीय आर्यों के बारे में बात की जा रही है, जिन्होंने समाज को हमेशा एकजुट किया या लड़ाई झगड़ों से हमेशा वे बचते रहे। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थीं। आर्यों के समय में लोगों को अपनी तरह से जीवन जीने की काफ़ी छूट दी गई थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। नेहरू जी यहाँ पे व्यक्तिवाद के दुष्परिणामों के बारे में बता रहे हैं। जो व्यक्तियों को आर्यों द्वारा छूट दी गई थी, उसका असर यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करें। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। जो व्यक्तिवाद का विचार था, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई, अपने हिसाब से जीवन जीने की छूट दी गई, यह विचार शायद आधुनिक युग में हुआ है। किसी समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। प्राचीन समय में
ऊंच नीच, जाति पाति पर अधिक बल दिया गया, जो हम अभी भी कहीं कहीं देखते हैं। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। जो जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत है, ये हमारे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधली चली गई। यानी जैसे जाति व्यवस्था सख्ती से लागू हो गई, वैसे ही लोग जातियों के बंधन में बंध गए, उनकी सोच छोटी होती गई और जातियों की रचनात्मक शक्ति धुंधली चली गई। यदि आपको कोई भी व्याख्या, कोई भी शब्द व्याख्या से समझ ना आई हो तो उसे आप अवश्य पूछें। भौतिकवाद। भौतिकवाद का यहाँ पे मतलब है जो संसार को सत्य मानते हैं। तो देखते हैं इसके अंतर्गत। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। नेहरू जी भारत के इतिहास से संबंधित साहित्य की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान से, भारत से और दूसरे भागों से विश्व के प्राचीन साहित्य के बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। जो प्राचीन साहित्य था, जो आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया या उससे पहले लिखा गया, वह उस समय के ताड़पत्रों या भोज पत्रों पर लिखा जाता था। यानी पेड़ के पत्तों पर उस समय लिखा जाता था, क्योंकि मशीन नहीं बनी थी, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ। तो इसलिए नेहरू जी कह रहे हैं कि हमने प्राचीन साहित्य के बहुत बड़े हिस्से को खो दिया, जिसका कारण था प्राचीन साहित्य का ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा जाना। और यूनान की बात नेहरू जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत और यूनान का संबंध और अन्य देशों का संबंध उस समय आपस में था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य देशों से व्यापार करते थे, संबंध करते थे। तो इसलिए यहाँ पे नेहरू जी ने यूनान की बात कही है। प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीन और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो प्राचीन भारतीय पुस्तकें हैं वे अब तक भारत में तो नहीं मिली है, किंतु चीन और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि पुराने समय में जो अन्य देशों के यात्री भारत आते थे, वे भारत में शिक्षा ग्रहण करते थे, यहाँ कुछ साल रहते थे और अपने साथ यहाँ की किताबों को तिब्बत, चीन ले जाते थे और उन्हें अपनी भाषा में अनुवाद करते थे। भारत से ही बौद्ध धर्म का प्रसार चीन और तिब्बत में हुआ और उन्होंने यहाँ आकर के बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। जो तिब्बत से या चीन से या अन्य देशों से लोग यहाँ अध्ययन करने आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय हो या तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, वो यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने साथ भारतीय साहित्य से संबंधित किताबों को अपने साथ ले जाते थे और वहाँ उन किताबों को अपनी भाषा में अनुवाद करते थे। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है। अब नेहरू जी उन पुस्तकों की बात कर रहे हैं जिनमें भौतिकवाद के बारे में लिखा गया है। वो सारी पुस्तकें खो चुकी हैं, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। और उपनिषदों की रचना कब हुई थी हमने इससे पिछली वीडियो में बात की है। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के
विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव पड़ा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे कौटिल्य जो पुराने समय के लेखक हैं, प्राचीन समय के लेखक हैं, उनकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें भौतिकवादी दर्शन से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं और इसमें राजनीतिक और आर्थिक से संबंधित बातें की गई हैं। और इस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेखक हैं कौटिल्य, और यह पुस्तक लिखी गई है ईसा पूर्व चौथी शताब्दी। ईसा पूर्व का यहाँ पे अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी यानी ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले यह पुस्तक लिखी गई है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। जो भौतिकवाद से संबंधित साहित्य था, जो रूढ़ियों में विश्वास करते थे, उन लोगों ने इस साहित्य को नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। जो भौतिकवादी थे, उन्होंने जादू टोने, अंधविश्वास का विरोध किया। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। भौतिकवादी लोग इस संसार को ही वास्तविक मानते हैं, सत्य मानते हैं। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग है, न नरक है और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। जो भौतिकवादी लोग हैं या जो भौतिकवादी विचारधारा के मानने वाले हैं, वो स्वर्ग, नरक, आत्मा पर विश्वास नहीं करते। इन्हें हम नास्तिकवादी भी कह सकते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पार्ट के अन्य भाग के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।